हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए मध्यकालीन बिहार के इतिहास से संबंधित सिनॉप्सिस नोट्स को डिस्कस करूंगा। इसके पूर्व में हमारे द्वारा बिहार एक सामान्य परिचय और बिहार का प्राचीन इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार से संबंधित सिनॉप्सिस नोट्स को डिस्कस किया जा चुका है। आज इस वीडियो में मध्यकालीन बिहार के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स और फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप बीपीएससी का प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को देखें तो लगभग 67वीं में अगर देखा जाए तो लगभग 5 सवाल जो है वह बिहार के मध्यकालीन इतिहास से पूछा गया है, तो इसे आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, मध्यकालीन इतिहास को प्राचीन और आधुनिक इतिहास की तुलना में आप कम समय देकर पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके भी महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं उसे आपको ध्यान में रखना होगा। आइए, एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण चीजें मध्यकालीन बिहार के इतिहास के अंतर्गत हमें देखना है, उन चीजों को हम लोग यहां पर बारी बारी से डिस्कस करते हैं। अगर बिहार में मध्यकालीन इतिहास को देखा जाए तो बिहार में तुर्क सत्ता या इस्लामिक सत्ता की स्थापना का श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी के अंत में यानी कि लगभग 1197-98 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया है। जब बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया तो उस समय मगध में कोई एक मजबूत शासक सत्ता पर काबिज नहीं था। उस समय अगर उत्तर बिहार में देखा जाए तो उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था और दक्षिणी बिहार में देखेंगे तो कई छोटे छोटे गणराज्य जो थे वहां पर छोटे छोटे राजवंशों का शासन था। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी का बिहार पर आक्रमण कब हुआ? 1197-98 ईस्वी में बख्तियार खिलजी का बिहार पर आक्रमण होता है। जिस समय बख्तियार खिलजी बिहार पर आक्रमण करता है उस समय मुंगेर पर इंद्रदुमन पाल का शासन था और मगध पर गोविंद पाल शासन कर रहा था। तो बख्तियार खिलजी के ये समकालीन शासक हैं। उत्तर बिहार में कर्नाट वंशीय नरसिंह देव ने बख्तियार खिलजी को नजराना भी पेश किया था। ठीक है, यहां से एक और महत्वपूर्ण सवाल जो पूछे जाते हैं वो यह है कि जिस समय बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था उस समय बंगाल पर किस वंश का शासन था? तो जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया तो उस समय बंगाल पर सेन वंश का शासन था और सेन वंश के अंतर्गत लक्ष्मण सेन उस समय शासक था। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी के समकालीन शासक में इंद्रदुमन पाल, गोविंद पाल और लक्ष्मण सेन ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसकी जो महत्वपूर्ण जो गतिविधियां रही है वो यह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं उदंतपुरी विश्वविद्यालय को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, बख्तियार खिलजी से संबंधित जानकारी का जो स्रोत है वह तबकात-ए-नासिरी और रियाज उस सलातीन, ये दो ऐसे ग्रंथ हैं, ये दो ऐसे पुस्तक हैं जिससे हमें बख्तियार खिलजी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसकी मृत्यु अली मर्दान नामक सैनिक अधिकारी के द्वारा हत्या के जरिए बख्तियार खिलजी की मृत्यु हुई थी। तो यह है बख्तियार खिलजी जहां से बिहार में तुर्क सत्ता या इस्लामी सत्ता की स्थापना प्रारंभ होती है और तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय बख्तियार खिलजी को ही जाता है। ठीक है, अब अगर देखा जाए दिल्ली सल्तनत, स्वाभाविक है कि मध्यकालीन इतिहास जब आप डिस्कस करेंगे, चाहे वह बिहार का मध्यकालीन इतिहास हो या फिर भारत का, तो दिल्ली सल्तनत और मुगल ये दो प्रमुख होते हैं। लेकिन उससे पूर्व बिहार में कई छोटे छोटे गणराज्य भी मध्यकाल में प्रचलित रहे, विख्यात रहे। उसके बारे में भी संक्षिप्त रूप में देख लेते हैं, यहां से भी प्रश्न पूछने की संभावना बनी रहती है। एक है उनमें चेरो राजवंश। चेरो राजवंश का उदय अगर देखा जाए तो पाल वंश के पतन के पश्चात चेरो राजवंश का उदय हुआ है। किन क्षेत्रों में चेरो राजवंश का शासन था? तो शाहाबाद जिले, पलामू, चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर, ये जो 5 क्षेत्र हैं वह पाल वंश के पतन के बाद चेरो राजवंश के अधीन आया था। ठीक है, इसका एक महानतम शासक था मेदिनी राय, पलामू का शासक था चेरो राजवंश का। तो चेरो राजवंश का एक महानतम शासक मेदिनी राय हुआ। इसने शाहाबाद,
पलामू, चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर क्षेत्रों पर इन्होंने सत्ता काबिज की थी। चेरो राज्य के 4 भाग थे, बिहिया, तिरावन, चैनपुर तथा देव मार्कंडे। ये 4 भाग जो थे, यानी कि चेरो साम्राज्य जो था वह 4 भागों में विभक्त था और ये चारों भाग के यहाँ पर नाम दिया हुआ है। तो चेरो राजवंश को इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है। एक संक्षिप्त रूप में देख लेते हैं नुहानी राजवंश के बारे में, ठीक है। तो नुहानी राजवंश का जो संस्थापक है वह दरिया खां नुहानी को नुहानी वंश का संस्थापक माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। यह सिकंदर लोदी का प्रशासक था। नुहानी राजवंश का संस्थापक दरिया खां नुहानी किसका प्रशासक था? सिकंदर लोदी का प्रशासक था और यह सिकंदर लोदी वंश से संबंधित था, लोदी वंश, ठीक है। इसका प्रथम स्वतंत्र शासक कौन हुआ? तो मोहम्मद शाह नुहानी, जिसका अन्य नाम था बहार खां, वह नुहानी राजवंश का प्रथम स्वतंत्र शासक हुआ और इस वंश को शेर शाह सूरी के द्वारा अंत कर दिया गया। तो चेरो राजवंश को हमने देखा, नुहानी राजवंश को देखा। अब बिहार के मध्यकालीन इतिहास में जो सबसे महत्वपूर्ण है दिल्ली सल्तनत, तो हम लोग दिल्ली सल्तनत की ओर रुख करते हैं। दिल्ली सल्तनत में अगर देखा जाए तो स्वाभाविक है कि दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंश हुए हैं उनमें सबसे पहला वंश कौन सा आता है? गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। लेकिन बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला जो जो शासक हुआ वह था इल्तुतमिश। यानी कि इल्तुतमिश के समय या इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक हुआ जिसने बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किया। किसने? इल्तुतमिश। इसने 1225 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया है, ठीक है। कब किया बिहार पर आक्रमण इल्तुतमिश ने? तो इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया। उस समय बंगाल का शासक, यहां नहीं लिखा हुआ है, मैं बता दे रहा हूं, यस यहां पर लिखा हुआ है, हिसामुद्दीन को पराजित करके बिहार पर कब्जा किया था इसने, इल्तुतमिश ने, ठीक है। बेसिकली बिहार शरीफ, बाढ़ एवं लखनौती पर इसने अपना अधिकार जमाया था। इल्तुतमिश का जो प्रथम सूबेदार था वह मलिक अलाउद्दीन जानी को, या फिर मलिक जानी को इल्तुतमिश का सूबेदार, इल्तुतमिश ने मलिक जानी को अपना सूबेदार बनाया था, ठीक है। तो इल्तुतमिश का प्रथम सूबेदार कौन था? मलिक जानी। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। पुत्र नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा लखनौती के हिसामुद्दीन पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। एक यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है, उसे ध्यान रखिएगा आप लोग। जब इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया तो उस समय बंगाल का शासक हिसामुद्दीन एवाज, मैं लिख दे रहा हूँ, हिसामुद्दीन एवाज जो बंगाल का शासक था उसके अधीन बिहार आता था और यही बंगाल के शासक हिसामुद्दीन एवाज को हराकर इल्तुतमिश ने बिहार पर कब्जा किया था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब इल्तुतमिश के बाद प्रमुख जो दिल्ली गुलाम वंश का शासक हुआ वह कौन था? बलबन। बलबन को इसीलिए जाना जाता है क्योंकि बलबन के समय तुगरिल खां ने विद्रोह किया था और बलबन को तुगरिल खां के विद्रोह को दबाने के लिए बिहार भेजा गया था और इसी उद्देश्य से बलबन यहाँ पर आया था ताकि जो तुगरिल खां का जो विद्रोह हुआ था उसे दबाया जा सके, ठीक है। इसने बिहार एवं बंगाल का पृथक्करण कर दिया, ठीक है। बिहार पर एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसे अभी हमने ऊपर भी बताया, बिहार पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश। इसने कब बिहार पर आक्रमण किया? 1225 ईस्वी में। उस समय शासक कौन था? बंगाल का शासक था हिसामुद्दीन एवाज, ठीक है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। यहां से गुलाम वंश, इसके अलावा कुछ भी बिहार में नहीं पढ़ना है। यानी कि बिहार अगर दिल्ली सल्तनत के अधीन आप देखें गुलाम वंश में तो इल्तुतमिश और बलबन, यही 2 महत्वपूर्ण है। अब आते हैं गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आता है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत? तो वह है खिलजी वंश, ठीक है। तो खिलजी वंश में अगर महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखा जाए तो बंगाल के शासक रुकनुद्दीन कैकई का आधिपत्य रहा है खिलजी वंश के दौरान, ठीक है। दरभंगा के राजा शक्र सिंह के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शेख मोहम्मद इस्माइल पर विजय प्राप्त किया गया था। यह महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। जिस समय अलाउद्दीन खिलजी, एक्चुअली खिलजी वंश के दौरान दरभंगा के राजा शक्र सिंह के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था शेख मोहम्मद इस्माइल, उस पर विजय प्राप्त किया था। किसने? दरभंगा के राजा शक्र सिंह ने, ठीक है।
अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बेगूसराय में एक मंदिर निर्माण की भी चर्चा मिलती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि खिलजी वंश के किस शासक के द्वारा बेगूसराय में एक मस्जिद का निर्माण कराया गया था? तो आप क्या बताएंगे? अलाउद्दीन खिलजी। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि खिलजी वंश के महत्वपूर्ण शासक अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने शासनकाल के दौरान बिहार में किस स्थान पर मस्जिद का निर्माण कराया गया था? तो आप क्या बताएंगे? बेगूसराय। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया। अब आते हैं तुगलक वंश। ठीक है, तो तुगलक वंश अगर देखा जाए तो तुगलक वंश के जो राजधानी थी वह थी बिहार शरीफ। बिहार शरीफ नाम का सर्वप्रथम उल्लेख मिनहाज की तबकात ए नासरी में मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है कि तबकात ए नासरी किसके द्वारा लिखी गई? तो आप क्या बताएंगे? मिनहाज के द्वारा तबकात ए नासरी लिखी गई थी। ठीक है, बिहार शरीफ नाम का सर्वप्रथम उल्लेख इसी तबकात ए नासरी में मिलता है जिसे मिनहाज उस सिराज ने लिखा था। ठीक है, प्रथम शासक है गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक के समय महत्वपूर्ण कार्य अगर देखे जाएं तो तिरहुत में टकसाल की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के दौरान की गई थी। इसके अलावा कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह देव पर इसने विजय प्राप्त किया था। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, कर्नाट वंश के किस शासक को गयासुद्दीन तुगलक ने हराया? हरि सिंह देव को हराया था। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह देव को किस तुगलक वंशीय शासक ने परास्त किया? तो आप क्या बताएंगे? गयासुद्दीन तुगलक ने। और इसी गयासुद्दीन तुगलक के समय तिरहुत में एक टकसाल की स्थापना की गई थी। हर एक फैक्ट्स को आप लोग हमेशा याद रखेंगे। ये सिनॉप्सिस नोट्स है, इसे आप लोग एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से देखेंगे। गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन शासक बनता है? तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक शासन करता है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रांतपति मखदूल मुल्क के द्वारा हरि सिंह देव पर निर्णायक विजय प्राप्त की थी। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो प्रांतपति था कौन था? मखदूल मुल्क मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि एमबीटी का प्रांतपति था मखदूम मुल्क। उसके द्वारा हरि सिंह देव पर विजय प्राप्त की गई थी। तिरहुत क्षेत्र का सल्तनत में विलय किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, और विलय करने के बाद इसका नाम रखा गया था तुगलकपुर। ठीक है, इतना ही नहीं, दरभंगा में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का भी निर्माण किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। बहुत महत्वपूर्ण है। मध्यकालीन इतिहास में ये सारे ऐसे फैक्ट्स हैं, ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जो प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, आएगा प्रश्न कि दरभंगा में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण किस सल्तनतकालीन शासक के द्वारा की गई, या किस तुगलक वंश के किस शासक के द्वारा की गई? तो आपको याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, समकालीन सूफी संत मखदूम सरफरुद्दीन अहमद याहया मनेरी की खानकाह का भी निर्माण किया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इसका खानकाह कहाँ पर है? बिहार शरीफ। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे, यह भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत यहाँ पर जो भी हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं, ये चारों पॉइंट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आते हैं फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद तुगलक वंश में किसका शासन होता है? फिरोज शाह तुगलक का। तो फिरोज शाह तुगलक के समय तिरहुत में वैरनार वंश की स्थापना हुई। बहुत महत्वपूर्ण है, तिरहुत में वैरनार वंश की स्थापना किस तुगलक कालीन शासक के समय हुई? तो आप क्या बताएंगे? फिरोज शाह तुगलक के समय। बिहार के सूफी संत शेख अहमद चिरमपोश से फिरोज शाह तुगलक ने भेंट की थी। ठीक है, पटना एवं गया के आसपास से फिरोज शाह तुगलक यानी कि एफएसटी के कई सारे अभिलेख जो हैं वह पटना एवं गया के आसपास क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। तो यह है फिरोज शाह तुगलक। ऊपर हमने बताया मोहम्मद बिन तुगलक, और उसके ऊपर हमने बताया गयासुद्दीन तुगलक यानी कि जीएसटी। अब हम लोग देखते हैं अन्य प्रमुख शासक। तो इस समय अन्य प्रमुख शासक में अगर देखा जाए तो मलिक इब्राहिम, जिसे मलिक बया भी कहा जाता है, और बिहार शरीफ में इसके द्वारा इसका जो मकबरा जो है वह बिहार शरीफ में स्थित है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आते हैं तुगलक वंश को। यहाँ पर हमने देख लिया, खिलजी को देखा, गुलाम को देखा। इसके बाद जो वंश हैं वह बिहार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर एक सबसे जो महत्वपूर्ण है आपको ध्यान में रखना होगा, जब आप मध्यकालीन बिहार को अध्ययन करेंगे तो अफगान शासन को हमेशा आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। मध्यकालीन बिहार के अंतर्गत यह फोकस पॉइंट होना चाहिए। कौन सा? अफगानों का शासन। इसका संस्थापक जो था वह सिकंदर शाह लोदी का प्रशासक दरिया खान नुहानी को माना जाता है। यानी कि बिहार में अफगान शासक का
संस्थापक किसे माना जाता है? दरिया खान नोहानी को बिहार में अफगान शासक का संस्थापक माना जाता है, जो कि सिकंदर शाह लोदी का प्रशासक था। ठीक है। स्वतंत्र अफगान सत्ता की स्थापना सुल्तान मोहम्मद शाह नोहानी के द्वारा की गई थी। ये दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है। एक तो है कि अफगान शासक के संस्थापक किसे माना जाता है, और दूसरा है कि अफगान सत्ता की स्थापना स्वतंत्र शासक कौन था? तो सुल्तान मोहम्मद शाह नोहानी। ठीक है। बाबर के समकालीन शासक था मोहम्मद शाह। इसका विस्तार जो है वह पूर्व में मुकेश तथा दक्षिण बिहार के भूभाग जो थे वह मोहम्मद शाह के अधीन थे। बाबर के समकालीन दूसरा शासक नुसरत शाह माना जाता है, जो कि बंगाल का शासक था। पश्चिम में बलिया व सारण तक तथा उत्तर बिहार के क्षेत्र इसके अधीन आते थे। किसके अधीन? नुसरत शाह के अधीन। बाबर के द्वारा घाघरा के युद्ध में अफगानों पर विजय प्राप्त की गई थी। हुमायूं और दोराह के युद्ध में भी अफगानों पर विजय प्राप्त की गई थी। तो ये दो ऐसे युद्ध हैं जिसमें अफगानों को परास्त झेलनी पड़ी थी, और इसके बाद धीरे धीरे उनका जो पकड़ थी सत्ता पर वह कमजोर होती चली गई। बाबर के द्वारा अफगानों को परास्त किया गया घाघरा के युद्ध में। घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529 ईस्वी। और हुमायूं के द्वारा दोराह के युद्ध में भी अफगानों को परास्त किया गया था। ठीक है। सर्वाधिक शक्तिशाली अफगान शासक शेर शाह सूरी, बहुत महत्वपूर्ण है शेर शाह सूरी। मध्यकालीन बिहार में शेर शाह सूरी के बारे में जानना, सारी जानकारियां एकत्र करना आपकी प्रमुख ड्यूटी है जब आप बीपीएससी प्रीलिम्स देने जा रहे हो। ठीक है। तो सर्वाधिक शक्तिशाली अफगान शासक कौन था? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के पश्चात स्थापित अफगान वंश कराकानी वंश के नाम से जाना गया, जिसका संस्थापक ताज खां कराकानी को माना जाता है। बिहार का अंतिम स्वतंत्र अफगान शासक दाऊद खां कराकानी था। ठीक है। यानी कि बिहार में जो अफगान सत्ता की स्थापना दरिया खान नोहानी के द्वारा की गई थी, उसका सर्वाधिक शक्तिशाली अफगान शासक शेर शाह सूरी हुआ। शेर शाह सूरी के पश्चात ताज खां कराकानी ने करारानी वंश की स्थापना की, और बिहार का अंतिम स्वतंत्र अफगान शासक जो है वह दाऊद खां करारानी को माना जाता है। यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन की दृष्टि से। ठीक है। तो यहाँ पर हमने अफगान सत्ता को भी देखा। अब हम लोग बिहार के प्रमुख सूफी संत के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त चर्चा करते हैं। तो बिहार में कई सारे सूफी संत हुए, उनमें देखा जाए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह है शेख सरफुद्दीन अहमद याह्या मनेरी। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सूफी संत में हुए हैं। ठीक है। इनका खानकाह कहां पर है? बिहार शरीफ में। पैगंबर मोहम्मद के दाढ़ी के बाल व अंगूठे इनके संरक्षित हैं। सिलसिला फिरदौसी, यानी कि प्रश्न आएगा कि बिहार के कौन से प्रसिद्ध सूफी संत हैं जो फिरदौसी संप्रदाय सिलसिला से संबंधित हैं? तो आप क्या बताएंगे? शेख सरफुद्दीन अहमद याह्या मनेरी। या आपसे इसके ऑपोजिट भी पूछा जा सकता है कि शेख सरफुद्दीन अहमद याह्या मनेरी का संबंध किस सिलसिला से है? तो आप क्या बताएंगे? फिरदौसी सिलसिला, जिनका खानकाह बिहार शरीफ में स्थित है। ठीक है। अगला है शाह अलाउद्दीन बुखारी सतारी। ठीक है। इनका खानकाह जो है वह बेगूसराय में स्थित है। सिलसिला कौन सा है? सतारी। अगला है मोहम्मद जिलानी अमझरी कादरी। इनका खानकाह कहाँ पर है? औरंगाबाद अमझर शरीफ में। इनके सिलसिला का नाम क्या है? कादरी सिलसिला। इसके अलावा इमाम मोहम्मद ताज फकीह, इनका खानकाह कहाँ पर है? मनेर शरीफ में। इसकी स्थापना 1180 ईस्वी में हुई थी। भारत की सबसे पुरानी खानकाहों में से एक मानी जाती है। कौन? इमाम मोहम्मद ताज फकीही। ठीक है। खानकाह से संबंधित अन्य प्रमुख संत हैं शाह कमालुद्दीन अहमद। ठीक है। तो कई सारे हैं बिहार में सूफी संत, जिनमें आप एग्जामिनेशन की दृष्टि से शेख सरफुद्दीन अहमद याह्या मनेरी को ही आप लोग एग्जामिनेशन की दृष्टि से याद करें। इसके अलावा इसे भी आप लोग एक एक बार देख लें, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो हमेशा आपको कुछ भी पूछा जाए, इसके लिए हमेशा आपको प्रिपेयर रहना होगा। ठीक है। अब आइए मुगल कालीन बिहार। ठीक है। अगर मुगल कालीन बिहार देखा जाए तो मुगल कालीन बिहार में पहला जो मुगल सूबेदार है, पहला मुगल सूबेदार खान ए खानम मुनीम को माना जाता है। आप इसे हमेशा याद रखिए कि पहला मुगल सूबेदार बिहार का कौन हुआ? क्या आप बताएंगे? खान ए खानम मुनीम। ठीक है। बाबर चूंकि पहला मुगल वंश का शासक होता है, बाबर महमूद लोदी को पराजित कर जलाल खां को बिहार का प्रशासक बनाया। किसने? बाबर ने। यानी कि बाबर जिस समय बिहार पर आक्रमण किया या अपनी दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तो उस समय महमूद लोदी को बिहार में परास्त किया, और महमूद लोदी को परास्त करने के पश्चात
जलाल खां को बिहार का प्रशासक बनाया। ठीक है, अगला है हुमायूं। बाबर के बाद हुमायूं आता है। तो हुमायूं चौसा के युद्ध में शेर शाह से परास्त हुआ और इसके बाद अब देखेंगे कि शेर शाह सूरी, यहाँ पर है शेर शाह सूरी का लंबे समय तक शासन रहा है। ठीक है, तो हम लोग शेर शाह सूरी को भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले अन्य जो मुगल शासक हुए उसे देख लेते हैं। हुमायूं के बाद शेर शाह सूरी का समय आता है, लेकिन इसे हम लोग बाद में देखेंगे, पहले अकबर को देख लेते हैं। ठीक है, अकबर हाजीपुर दुर्ग को इसने 1574 ईस्वी में जीता। शासक कौन था? दाऊद खां करारानी। इसने पटना विजय भी किया, मिथिला विजय 1575 में किया और अंतिम रूप से 1580 ईस्वी में बिहार को मुगल सूबा घोषित कर दिया। यानी कि प्रश्न उठता है यहाँ पर कि किस शासक के समय बिहार को मुगल प्रांत 1580 ईस्वी में घोषित किया गया था? तो अकबर के समय। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार को अकबर के समय बिहार को मुगल सूबे का प्रांत कब घोषित किया गया? तो आपको बताना होगा 1580। अकबर जिस समय सत्ता पर आता है तो 1574 में हाजीपुर दुर्ग को जीतता है। दाऊद खां करारानी उस समय शासक होता है। पटना विजय भी इसने किया, 1575 में मिथिला विजय किया और फाइनली 1580 ईस्वी में बिहार को मुगल सूबा घोषित कर लेता है। अकबर के बाद महत्वपूर्ण शासक जिसकी भूमिका रही वह है जहांगीर। जहांगीर को अगर देखा जाए तो खोखरा देश या छोटा नागपुर क्षेत्र पर जहांगीर ने आधिपत्य स्थापित किया था। शहजादा खुर्रम का विद्रोह जहांगीर के समय में ही हुआ था, तो इस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। जहांगीर के बाद आता है औरंगजेब। पौत्र अजीम को इसने सूबेदार बनाया और इसने अजीमाबाद के रूप में पटना का पुनर्निर्माण या सौंदर्यीकरण किया। यानी कि यह प्रश्न यहाँ से महत्वपूर्ण है कि बिहार पाटलिपुत्र का नाम अजीमाबाद किसके समय में रखा गया? औरंगजेब के समय में। औरंगजेब ने ही अजीमाबाद के रूप में पटना का पुनर्निर्माण किया था। ठीक है, तो पाटलिपुत्र का नाम, पटना का नाम औरंगजेब के समय अजीमाबाद भी रहा है, आप इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद फर्रुखसियर महत्वपूर्ण शासक है। फर्रुखसियर इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका राज्याभिषेक जो है वह पटना में होता है, यह महत्वपूर्ण है। फर्रुखसियर मुगल वंश का ऐसा शासक था जिसका राज्याभिषेक पटना में होता है और पटना उस समय अजीमाबाद के नाम से जाना जाता था, जिसे औरंगजेब के द्वारा नामकरण किया गया था। ठीक है, तो यहां पर हमने औरंगजेब को देखा, फर्रुखसियर को देखा। अब बिहार के प्रमुख मुगल सूबेदार को देख लेते हैं। बिहार में कई सारे मुगल सूबेदार हुए, थोड़ा सा संक्षिप्त नाम इनका देख लेते हैं। कई सारे मुगल सूबेदारों में अकबर के काल में सुजात खां, मिर्जा अजीज कोका, राजा मान सिंह, ये अकबर के काल में बिहार के सूबेदार होते हैं। जहांगीर के समय में जो बिहार के सूबेदार हुए वे अफजल खां, शाहजादा परवेज, ये जहांगीर के समय में बिहार के सूबेदार होते हैं। शाहजहां के समय में बिहार के सूबेदार शाइस्ता खां और खान ए आलम शाहजहां के समय में बिहार के सूबेदार थे। और औरंगजेब के काल में शाहजादा अजीम, और इसी के नाम पर औरंगजेब के द्वारा अजीमाबाद नगर का नाम रखा गया था, पटना का नाम बदलकर। ठीक है, तो औरंगजेब समय में जो बिहार का मुगल सूबेदार हुआ वह शाहजादा अजीम हुआ। तो यहां पर चार महत्वपूर्ण शासक के समय बिहार का सूबेदार कौन था उसे हमने यहां पर बता दिया है। अगर प्रश्न में किसी भी प्रकार का पूछा जाए कि फलाना नाम का मुगल सूबेदार किस शासक के समय था, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर इसे हमने मुगल सूबेदार को भी डिस्कस किया। अब आइए यहाँ पर शेर शाह सूरी, जो कि मध्यकाल के दौरान काफ़ी महत्वपूर्ण होता है बेसिकली आप जब बिहार के इतिहास को देखेंगे तो। ठीक है, शेर शाह सूरी हुमायूं के बाद बेसिकली यहाँ पर देखिए चौसा के युद्ध में शेर शाह से पराजित होता है हुमायूं, और पराजित होने के बाद हुमायूं को हराकर शेर शाह गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, शेर शाह की अगर जीवनी को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इसका संघर्षपूर्ण जीवन रहा है और एक काफ़ी शिक्षित शासक माने जाते हैं शेर शाह सूरी। ठीक है, इनका बचपन का नाम जो था शेर शाह सूरी का वह फरीद था बचपन का नाम। पिता का नाम हसन खां था जो कि सासाराम के जागीरदार थे। इसने शेर खां और हजरत ए आला की उपाधियां धारण की थी। अब आपका ये ड्यूटी रहा कि शेर शाह सूरी ने शेर खां की उपाधि कब ग्रहण की और हजरत ए आला की उपाधि कब ग्रहण की, इसे आप लोग अच्छे से देख लेंगे। यानी कि शेर शाह सूरी की दो उपाधियां रही है, एक रहा है शेर खां, दूसरा रहा है हजरत ए आला। ठीक है, इसने प्रमुख युद्ध लड़ा है चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, जिसमें हुमायूं को परास्त किया था। ठीक है, चौसा का युद्ध।
बिलग्राम का युद्ध 1540 में लड़ा, पुनः इसने हुमायूं को परास्त किया, ठीक है। और शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वह सासाराम में स्थित है। तो शेर शाह सूरी से संबंधित ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो कि एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जामिनेशन की दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर फैक्ट्स हैं, वह है बिहार के मध्यकालीन अभिलेख। बिहार में मध्यकाल में भी कई सारे अभिलेख मिलते हैं। इसके पहले अगर आप प्राचीन में जाएंगे तो अशोक के समय कई सारे अभिलेख, गुप्तों के समय, मौर्य के समय कई सारे अभिलेख मिलते हैं, लेकिन मध्यकाल में भी कई सारे ऐसे अभिलेख हैं जिससे हमें उस समय की जानकारियां प्राप्त होती है। तो इसके बारे में आपको जानना आवश्यक है। जैसे बुद्धसेन का बोध गया अभिलेख, यानी कि बोध गया अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो बुद्धसेन से। ये दोनों आप लोग याद रखिए, बुद्धसेन का बोध गया अभिलेख। बिहार शरीफ अभिलेख मध्यकालीन अभिलेख से संबंधित है। संग्राम गुप्त का पंचोभ ताम्रपत्र, किसका? संग्राम गुप्त का पंचोभ ताम्रपत्र। फिरोज शाह तुगलक का राजगीर जैन अभिलेख, राजगीर में जैन अभिलेख किस शासक का है? फिरोज शाह तुगलक FST का। शेर शाह का भभुआ अभिलेख, बल्लाल सेन का सनोखर अभिलेख और MBT मोहम्मद बिन तुगलक MBT का बेनीबन अभिलेख। यहाँ से कई सारी चीजें जो हैं वह एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। जैसे बेनीबन अभिलेख का संबंध किस शासक से रहा है, तो आप क्या बताएंगे? MBT मोहम्मद बिन तुगलक। सनोखर अभिलेख का संबंध जो है वह किस शासक से रहा है? बल्लाल सेन से। भभुआ अभिलेख, ये तो आसान है, शेर शाह सूरी। राजगीर का जैन अभिलेख फिरोज शाह तुगलक FST से। पंचोभ ताम्रपत्र संग्राम गुप्त से और बोध गया अभिलेख बुद्धसेन से संबंधित है। तो ये बिहार के प्रमुख मध्यकालीन अभिलेख हैं जो कि एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आइए बिहार में सिख धर्म। बिहार में सिख धर्म, चूंकि आप जानते हैं कि बिहार में कई ऐसे सिख गुरु हुए जिनका बिहार में आगमन हुआ था, तो आपको याद रखना होगा कि बिहार आने वाले सिख गुरु कौन कौन थे। तो बिहार में बेसिकली टोटल 10 सिख गुरु महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 10 में 3 ऐसे सिख गुरु थे जिनका आगमन बिहार की पावन धरती पर हुआ है, जिनमें पहला अगर देखा जाए तो गुरु नानक हैं। बिहार आने वाले पहले सिख गुरु नानक को माना जाता है। इन्होंने गया, राजगीर, पटना, भागलपुर एवं मुंगेर की यात्रा की थी। तीनों गुरु का नाम आप लोग याद रखिए जिनका बिहार आगमन हुआ, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो पहले सिख गुरु जो बिहार आए थे उनका नाम गुरु नानक, दूसरे गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर ने सासाराम, गया एवं पटना आदि की यात्रा की थी। और तीसरे सिख गुरु और अंतिम सिख गुरु जिन्होंने बिहार की यात्रा की वे है गुरु गोविंद। इनका जन्म ही पटना में हुआ था, पाटलिपुत्र में, ठीक है। इनकी माता गुजरी देवी और पिता गुरु तेग बहादुर थे। 4.5 वर्ष की आयु में पटना से आनंदपुर गमन हुआ था इनका। तो बिहार से संबंधित सिख गुरु 3 हैं, उनमें गुरु नानक हैं, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह प्रमुख हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का हमारा मध्यकालीन बिहार के इतिहास से संबंधित सिनॉप्सिस नोट्स डिस्कशन क्लास जो था वह अब समाप्त होता है। इसमें हमने मध्यकाल से संबंधित दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश, इसके अलावा शेर शाह सूरी जो काफी महत्वपूर्ण हैं, तो इन सभी चीजों को हमने देखा है। उम्मीद है कि एग्जामिनेशन में जो प्रश्न आएंगे वह इससे ज्यादा बाहर नहीं पूछे जाएंगे। कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जिसे आप अतिरिक्त पॉइंट्स के रूप में आप अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे और उसे बार बार रिवीजन करेंगे ताकि एग्जामिनेशन में कोई भी प्रश्न आपसे गलत ना हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।